साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा क्या चल रहा है, आपका बायोलॉजी चल रही है और बायोलॉजी में आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो प्राणी विज्ञान का तीसरा पार्ट होने वाला है। यानी जो हम प्राणी विज्ञान में पढ़ चुके हैं, हमने संघ पढ़े हैं। संघ में भी हम कल अपना कार्डेटा संघ में 13 वर्ग होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ग पढ़ेंगे जिसमें हमने कल पढ़ लिया पक्षी वर्ग को, आपका आपका उभयचर को, एम्फीबिया को, ये सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में जो हमारे शेष वर्ग हैं यानी 13 वर्ग में जो इम्पोर्टेंट वर्ग बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं आपके सरीसृप और स्तनधारी, जो हमसे एग्जैक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो वही इम्पोर्टेंट वर्ग हम आपको कराएंगे। तो उसमें हमारे वर्ग थे दो बचे हुए, कौन कौन से आपके सरीसृप और स्तनधारी। तो हम बात कर लेते हैं सरीसृप के बारे में कि सरीसृप क्या होते हैं, कि ऐसे कौन से जीव हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, आपका सरीसृप कहते हैं। और ये हमारी बात किसकी चल रही है, बहुकोशीय जीवों की चल रही है। किसकी चल रही है, बहुकोशीय जीवों की। तो अगर हम सरीसृप की बात करें तो जितने भी रैंक कर चलने वाले जीव हैं, जैसे कि आपका सांप हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये सब रैंक, छिपकली हुई, ये सब रैंक कर चलते हैं। और रैंक कर चलने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। और हम इनकी अगर त्वचा की बात करें तो ये कैसे होते हैं, सल्क युक्त होते हैं। और कैसे होते हैं, इनकी जो स्किन है, इनकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, आपकी काइटिन की बनी होती है। और इसीलिए इसके साथ अब हम शुरू करते हैं और डेफिनेशन के साथ इन्हें लिखते हैं। सरीसृप, सरीसृप क्या होते हैं, वे जंतु जो रैंक कर चलते हैं, वे जीव जो रैंक कर चलते हैं, रैंक कर चलते हैं। ये सारे प्राणी कैसे हैं, कहाँ रेंगते हैं, ये जमीन पर रेंगते हैं। तो सारे प्राणी कैसे होंगे, अधिकतर स्थलीय प्राणी होंगे। यानी जो मैक्सिमम जो आपके जीव होंगे सरीसृप में वो कैसे होंगे, आपके स्थलीय प्राणी होंगे। कैसे होंगे, स्थलीय प्राणी होंगे। ये सभी जीव, ज्यादातर ये सभी जीव अधिकतर स्थलीय प्राणी हैं। कैसे प्राणी हैं, आपके स्थलीय प्राणी हैं, स्थलीय प्राणी हैं। इनकी बाह्य त्वचा, किसकी, सरीसृप की, इनकी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा शुष्क, यानी सूखी सूखी रहती है, रूखी रूखी सी, शुष्क, शल्क युक्त व काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है, की बनी होती है, आपका काइटिन की बनी होती है। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सरीसृप के बारे में। जो सरीसृप हैं आपके, जो सरीसृप वर्ग के अंदर जीव आते हैं वो कैसे होते हैं, आपके स्थलीय होते हैं, रैंक कर चलने वाले होते हैं। उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर यानी जो बाह्य कंकाल बना होता है उनका किस तरीके का बना होता है, शल्कयुक्त रहता है, शुष्क रहता है यानी सूखा सूखा ड्राई रहता है। और साथ ही कैसा रहता है, आपका काइटिन का बना होता है। उसके बाद हम बात करें कि ये किस तरीके के जंतु रहते हैं, तो जितने भी सरीसृप हैं आपके कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और उनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर का बना हुआ होता है। कितना बना होता है, 3 चैम्बर का। यानी इस वर्ग के सभी जंतु, कौन से वर्ग के, आपके सरीसृप वर्ग के, इस वर्ग के सभी जंतु मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, आपके मांसाहारी होते हैं, होते हैं। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ या चैम्बर होते हैं, 3 प्रकोष्ठ होते हैं। यानी जो हमारे सरीसृप हैं उनका ये सारे जंतु इसके जो सरीसृप वर्ग में आते हैं कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जो
ये जंतु हैं, इनका जो हृदय है वो 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है कि मगरमच्छ जो है वो सरीसृप होने के बाद भी अपने हार्ट में 4 प्रकोष्ठ रखता है। कितने चैम्बर्स रखता है? 4 चैम्बर्स रखता है सरीसृप होने के बाद भी। और साथ ही साथ वो किससे श्वसन करता है? फेफड़ों से श्वसन करते हैं। तो नोट पॉइंट में डाल लेंगे कि मगरमच्छ मगरमच्छ के हृदय में के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और ये फेफड़ों से श्वसन करते हैं। किससे श्वसन करते हैं? फेफड़ों से श्वसन करते हैं। फेफड़ों से श्वसन करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? सरीसृप की। कि जितने भी सरीसृप जीव हैं उनका सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव हैं वो कैसे हैं? वो आपके थ्री चैम्बर्स रखते हैं हार्ट में। लेकिन जो मगरमच्छ है वो कैसा है कि उसके जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। और ये किससे श्वसन करते हैं? आपके ये श्वसन करते हैं आपके फेफड़ों से। उसके बाद हम बात करें कि जो सरीसृप हैं वो समतापी होते हैं या असमतापी होते हैं। तो जो सरीसृप हैं वो असमतापी होते हैं, जिनमें कुछ सरीसृप कैसे होते हैं? आपके अंडे देने वाले, और कुछ कैसे होते हैं? आपके बच्चे देने वाले। यानी जो सरीसृप है वो कैसे होते हैं? आपके समतापी होते हैं। सरीसृप असमतापी होते हैं। सरीसृप असमतापी होते हैं। तापी होते हैं जिनमें कुछ अंडे देने वाले तथा कुछ बच्चे देने वाले होते हैं। देने वाले होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अंडे देने वाले सरीसृप कौन से हैं। अंडे देने वाले सरीसृप, या हम इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? जो अंडे देने वाले सरीसृप हैं। तो ये हमारे जैसे आपका कछुआ हुआ, मगरमच्छ हुआ, घड़ियाल हुआ, आपका छिपकली हुई, सांप हुआ, गिरगिट हुआ। यानी ये जो सरीसृप है ये कैसे हैं? आपके अंडे देने वाले हैं। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं हम? गिरगिट, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, तो क्या हो गया? गिरगिट हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ होगा, घड़ियाल हो गया, आपका सांप हो गया, कछुआ हो गया, सांप, कछुआ आदि। ये कैसे हैं? आपके अंडे देने वाले रेप्टाइल्स हैं। कैसे हैं? आपके अंडे देने वाले रेप्टाइल्स हैं। और जो इनका अंडे का जो कवर बना होता है वो आपका किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का कवर, अंडे का कवर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्प की। सर्प कैसा है? एक ऐसा रेप्टाइल है जो अंडे देता है। तो जो सर्प है
वो क्या करते हैं, सर्प को जो सूंघने की शक्ति होती है, सर्प अपने जीभ के माध्यम से ही सूंघता है। उसके अंदर एक अंग होता है जैकॉप्शन, यानी उसकी जो जीभ है वो उसमें एक अंग होता है जैकॉप्शन, जो उसे इंडिकेट करती है, यानी संकेत पहुंचाती है कहाँ तक, उसके मस्तिष्क तक। तो हम बात कर लेते हैं सर्प की, कि सर्प अपनी जिह्वा से सूंघता है। सर्प अपनी जीभ से सूंघता है। जीभ से सूंघता है तथा जैकोब्सन अंग के द्वारा सन अंग के द्वारा संकेत मस्तिष्क तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है आपका, संकेत मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क तक पहुंचता है। यानी सांप भी कैसा रेप्टाइल है, वो भी अंडे देता है। और बात करें हम सर, इस जो सांप है वो अपनी जिह्वा से सूंघता है, लेकिन जो जिह्वा में उपस्थित अंग है जैकोप्शन, तो वो क्या करता है, जैकोप्शन के द्वारा अपने मस्तिष्क तक क्या भेजता है, संकेत भेजता है। उसके बाद हम बात करें कि जो सर्प का विष होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या होता है, तो सर्प का विष प्रोटीन होता है, यानी सांप का विष प्रोटीन होता है। सांप का विष प्रोटीन होता है। तब प्रोटीन होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोबरा की। किसकी बात कर लेते हैं हम, कोबरा की। जो कोबरा है वो कैसा है कि वो अन्य सांपों को तो खा जाता है, और जो अपना विष है उसे उगलता रहता है, निगलता नहीं है, थूकता रहता है। तो जो और क्या बनाता है, यानी घोंसला बनाने वाला जो सांप है वो भी कौन सा है आपका, कोबरा। तो हम बात कर रहे हैं कोबरा की, कि कोबरा अन्य सांपों को खाता है। सांपों को खाता है, खाता है, विष को उगलता या थूकता है। विष को उगलता बोल दो या थूकता बोल दो, थूकता है तथा घोंसला बनाता है। क्या करता है आपका, घोंसला बनाता है। घोंसला बनाता है। उसके बाद जो हमारा कोबरा था वो क्या करता था, घोंसला बनाता था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सर्पों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो जो सर्पों का अध्ययन है वो हमारा कहलाता है सर्पेंटोलॉजी, यानी सर्पों का अध्ययन या सांपों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन हमारा कहलाता है आपका सर्पेंटोलॉजी। क्या कहलाता है आपका, सर्पेंटोलॉजी कहलाता है आपका सांपों का अध्ययन। उसके बाद अगर हम बात करें आपका छिपकलियों के अध्ययन की, जो छिपकलियों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ लिजर्ड्स जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है हमारा साउरोलॉजी। क्या कहलाता है, साउरोलॉजी कहलाता है। यानी छिपकलियों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है आपका, साउरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन, अध्ययन हमारा कहलाता है आपका साउरोलॉजी। क्या कहलाता है हमारा, साउरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका कि आपके सरीसृपों के अध्ययन की, यानी आपके रेप्टाइल्स के अध्ययन की, यानी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स हमारी क्या कहलाती है, हर्पेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, हर्पेटोलॉजी। सरीसृप का अध्ययन, सरीसृप का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है आपका, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी कहलाता है।
क्या कहलाता है आपका, हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ये इसी तरीके से डैश करके लिखना। फिर हम बात करें अगर गिरगिट की, तो गिरगिट में क्या खासियत होती है कि वो अपना रंग बदलता रहता है। लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि जो उसके स्किन का रंग है, वो अपनी त्वचा का जो रंग बदलता है, वो अपना दुख या अपनी खुशी को प्रदर्शन करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि वातावरण के अनुसार खुद को ढालने के लिए वो क्या करता है, अपना रंग बदलता रहता है। तो जो गिरगिट का रंग बदलता है, उसमें जो आपका उपयोगी है रंग जो प्रदान करने वाला वर्णक है, वो होता है उसका क्रोमोफेरिस। क्या होता है, क्रोमोफेरिस। तो गिरगिट रंग बदलता रहता है, गिरगिट रंग वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, बदलता रहता है। वह वर्णक जिसके कारण वह रंग बदलता है, बदलता रहता है, वह वर्णक क्रोमेटोफोरस है, क्रोमेटोफेरस है। यानी जिस वर्णक की वजह से आपका जो गिरगिट है वो कलर बदलता रहता है, वो वर्णक क्या है, हमारा क्रोमेटोफोरस है। क्रोमेटोफेरस जो है, इसके कारण ये हमारे गिरगिट को क्या करता है कि रंग प्रदान करता है, ये एक वर्णक है। और जब ये रंग प्रदान करता है तो गिरगिट अपने अनेक रंग बदलता रहता है। तो यहाँ तक हमारी बात हो जाती है रेप्टाइल्स की, यानी सरीसृप की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्तनधारी की। किसकी बात कर लेते हैं, स्तनधारी की। जो स्तनधारी प्राणी है वो कैसे होते हैं आपके, जो है वो स्थलीय आपके कैसे होते हैं कि आपका वातावरण में पाए जाते हैं, यानी उन्हें के लिए एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। और कुछ तो उनमें अंडे देते हैं और कुछ क्या करते हैं, आपके बच्चों को जन्म देते हैं। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, आपका स्तनधारी की। स्तनधारी ये वे जीव हैं जो कैसे हैं, वातावरण में पाए जाते हैं। यानी सभी प्रकार के प्राणी हैं जो कैसे में पाए जाते हैं, वातावरण में। और कुछ अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं। ये प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इनमें कुछ जीव में कुछ जीव अंडे देते हैं तथा कुछ जीव बच्चे देते हैं, बच्चे देते हैं। यानी हम किसे कह सकते हैं, आपके स्तनधारी कैसे होते हैं, स्तनधारी की वो कुछ तो उनमें क्या कहते हैं, आपके अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। और ये कैसे हैं, सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। और इनमें जो आपका पाया जाता है, 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसमें आपका स्तनधारी में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तनधारी में श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, स्तन ग्रंथि तथा तेल ग्रंथि पाई जाती हैं। तेल ग्रंथि पाई जाती हैं। ठीक है, स्तनधारी में हमारी कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 प्रकार की। उसमें भी हमारा क्या होता है कि जो स्तनधारी वर्ग है, या हम बोल सकते हैं कि स्तनी वर्ग है, स्तनी वर्ग में जो आपका हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में होता है। और इन्हें हम बोल सकते हैं द्विवार दंती भी बोलते हैं। स्तनधारी को हम क्या बोलते हैं, द्विवार दंती भी बोलते हैं। इनके हृदय में इनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं ते हैं तथा इन्हें
द्विवार दंती भी कहते हैं। दंती भी कहते हैं। द्विवार दंती से मतलब है कि जिसके आपके क्या होते हैं, दो बार आपके बाल ग्रोथ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्विवार दंती कहते हैं। इनकी जो आरबीसी होती है यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स जो होती हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उनमें क्या नहीं होता, आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ऊंट की त्वचा को छोड़कर ऊंट जो है उसमें क्या पाया जाता है, उसके जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स है, उसमें केंद्रक पाया जाता है। लेकिन अन्य सभी स्तनधारियों की जो आरबीसी है उसके में केंद्रक नहीं पाया जाता। यानी कि इस वर्ग में लाल रक्त कणिकाओं में कणिकाओं में कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता, पाया जाता है। और इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन में अगर डालें, ऊंट को छोड़कर, ऊंट को छोड़कर से मतलब है कि ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जो ऊंट है उसके केंद्र आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि इस वर्ग में जो भी आरबीसी यानी आपके सभी स्तनी वर्ग के जीव हैं, उनमें क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ऊंट के जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके श्वसन की, तो इस वर्ग के जितने भी जीव हैं वो फेफड़ों से श्वसन करते हैं। किससे श्वसन करते हैं, आपका फेफड़ों से श्वसन करते हैं। फिर है हमारा स्तनधारी वर्ग, तीन भागों में बांटा गया है आपका, प्रोटोथोरिया, मेटाथीरिया और यूरेथीरिया। कितने भागों में बांटा गया है, उसे तीन भागों में बांटा गया है आपका, प्रोटोथेरिया, टोथेरिया और आपका ये। तो हम बात करें अगर प्रोटोथेरिया की, तो प्रोटोथेरिया में आते हैं जो अंडे देते हैं, जो जीव अंडे देते हैं, वो किस में आते हैं, आपके प्रोटोथेरिया में। उसके बाद करें हम मेटाथीरिया की बात, तो जो मेटाथीरिया है उसमें आते हैं जो अल्प विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कंगारू को। फिर वो अपने बच्चे को कहाँ रखते हैं, स्तन थैली में रखते हैं, जिससे उसका पूर्ण रूप से विकास होता है। यानी मेटाथीरिया में आते हैं जो जीव अल्प विकसित अल्प विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे आपका बात करें हम कंगारू, कंगारू ये क्या होता है, कंगारू जन्म के बाद, कंगारू बच्चे के जन्म के बाद उसे थैली में रखते हैं, उसे स्तनी थैली में रखते हैं, इसमें रखते हैं आपका स्तनी थैली में उसको रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूथीरिया की, तो यूथीरिया में हमारे क्या आते हैं, विकसित बच्चे को जन्म देने वाले, क्या आते हैं, विकसित बच्चे को जन्म देने वाले, बच्चे को जन्म देने वाले, जैसे आपका मनुष्य, बंदर, हाथी आदि।
ठीक है। ये सभी हमने पढ़ा क्या कि प्रोटोथीरिया आपका क्या है कि ये जो जीव अंडे देते हैं उनके बारे में है। फिर हमने पढ़ा मेटाथीरिया। मेटाथीरिया क्या है कि अल्प विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने कंगारू देख लिया कि कंगारू जन्म के बाद अपने बच्चे को कहाँ रखता है, थैली में, क्योंकि कंगारू एक ऐसा जीव है जो अपने अल्प विकसित बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है। उसके बाद हमने पढ़ा यूथीरिया। यूथीरिया क्या है कि विकसित बच्चे को जन्म देने वाले हैं, जैसे कि आपका मनुष्य, बंदर, हाथी आदि। उसके बाद हम बात करें एकमात्र जो विषैला स्तनी है, जो विषैला स्तनी है वो है आपका विल्ट प्लेटिसियस। क्या है विल्ट प्लेटिसियस? क्या है, एक ऐसा स्तनधारी है जो क्या है आपका विषैला। विषैला स्तनधारी की बात करें तो क्या है आपका विषैला स्तनधारी किसे बोलते हैं हम? विषैला स्तनधारी, स्तनधारी, ब्लेड प्लेटिसियस, प्लेटियस, जो हमारा क्या है ये आपका ब्लेड प्लेस्टिसियस क्या है आपका एक विषैला स्तनधारी है। उसके बाद एक चमगादड़ है, वो कैसी है आपकी स्तनधारी है, लेकिन उसके काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। और चमगादड़ जो दूरी का पता लगाती है वो लगाती है अपनी पराश्रव्य तरंगों के अनुसार। तो हम किसकी बात कर लेते हैं, चमगादड़ की। चमगादड़ चमगादड़ एक स्तनधारी है, एक स्तनधारी है जिसके काटने से, काटने से रेबीज होता है। बीज होता है तथा यह पराश्रव्य तरंगों के द्वारा दूरी का अनुमान लगाती है। अनुमान लगाती है किसके द्वारा, आपका पराश्रव्य तरंगों के द्वारा दूरी का अनुमान लगाती है। और जो भारत में सबसे बड़ी जो आपकी चमगादड़ की आपकी प्रजाति पाई जाती है वो है आपकी फ्लाइंग फॉक्स। यानी भारत में पाई जाने वाली चमगादड़ की प्रजाति, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली चमगादड़ की प्रजाति फ्लाइंग फॉक्स है। फ्लाइंग फॉक्स है। जो भारत में सर्वाधिक चमगादड़ की प्रजाति पाई जाती है वो कौन सी है, आपकी फ्लाइंग फॉक्स। और उसके बाद हम बात करें आपके सबसे बड़े स्तनधारी जीव की, यानी सबसे बड़ा स्तनी वर्ग का जीव, यानी स्तनी वर्ग का सबसे बड़ा जीव, सबसे बड़ा जीव कौन है आपका, ब्लू व्हेल, आपका ब्लू व्हेल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके किसकी, जिराफ की। जिराफ एक कैसा जानवर है, वो एक गूंगा जानवर है और उसका जो हृदय है वो आपका आकार में भी कैसा होता है, सबसे बड़ा है। कौन से वर्ग का, स्तनी वर्ग का सबसे बड़े आकार का जो हृदय है वो किसका होता है, जिराफ का। यानी हम जिराफ की बात करें तो जिराफ एक गूंगा जानवर है, यानी बोल नहीं सकता। जिराफ एक गूंगा जानवर है स्तनी वर्ग में उसका हृदय आकार में सबसे बड़ा है, आकार में सबसे बड़ा है।
सबसे बड़ा है। यानी अब हम बात करें अगर आपकी किसकी कपी आपका स्तनधारियों में जो हम सबसे ज्यादा अध्ययन करते हैं किसका करते हैं, तो बंदरों पर यानी कपियों पर या मनुष्य पर करते हैं। तो मनुष्य और कपियों का जो अध्ययन है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। यानी कपियों और मनुष्यों का अध्ययन। कपि मतलब बंदर, कपियों व मनुष्यों का अध्ययन, मनुष्यों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है आपका, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी वर्ग अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।